हेलो बच्चों। कल हमारा लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था तो उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ चुके थे विरामावस्था, गतिशील अवस्था और एक समान गति। विराम अवस्था में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई पेड़ है, ये अपनी स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करता, इसलिए इसे हम विरामावस्था में मानते हैं। गतिशील अवस्था में हमने पढ़ा था जैसे कोई कार है, ये 1 मिनट पहले यहाँ पे है, अगले ही मिनट ये अपनी जगह चेंज करके आगे पहुँच जाती है। ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, इसलिए हम इसे गतिशील अवस्था में मानेंगे। और एक समान गति, जैसे यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे या समान लंबाई तय करे तो उसे एक समान गति कहेंगे। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, सेकंड वाली सुई है, वो एक पूरा राउंड 1 मिनट में करती है, तो आज भी 1 मिनट में ही करेगी, कल भी 1 मिनट में ही करेगी, 1 घंटे बाद भी 1 मिनट में ही करेगी, तो उसकी गति को हम एक समान गति मानेंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे असमान गति। पहले एक समान गति की परिभाषा देख लेते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं। और हमने कल ग्राफ भी बनाया था समय दूरी में, जो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी। हाँ बच्चों, आज हम असमान गति पढ़ेंगे। असमान गति तो बहुत इजी होती है, हम अपने आसपास भी देखते हैं। जैसे हम घर से निकलते हैं और मार्केट जाते हैं, तो शुरू में हमारी स्पीड, मान लो रोड खाली है, हम कार लेके निकले और रोड खाली है तो हमने स्पीड बढ़ा ली, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं हम। उसके बाद हम आगे आए, आगे चौराहा था और ट्रैफिक ज़्यादा था, तो हमने स्पीड कम कर ली, हम 20 पे आ गए। उसके बाद वापस रोड खाली मिला, हम 50 से पहुंच गए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारी गति अलग अलग कारणों से अलग अलग स्पीड पर हम जा रहे हैं, इसलिए हमारी गति असमान गति होगी, क्योंकि अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। और जब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो वो कभी भी सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। जैसे इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे कोई कार है, ये ट्रेवल कर रही है, तो इसने किस प्रकार ट्रेवल किया उसकी सारणी बनाते हैं। यहाँ टाइम लेंगे, यहाँ डिस्टेंस लेंगे। बच्चों हम मानते हैं कि कार पहले 5 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कार 100 मीटर पे चल रही थी, उसके बाद में उसे पता चलता है कि सामने कोई जान पहचान का है और उसे रुकना पड़ेगा, तो कार अगले 5 मिनट में वापस 100 पर ही है, क्योंकि जान पहचान के से बातें करने लग गए थे। उसके बाद में वहाँ से रवाना होते हैं और अगले 5 मिनट में 150 मीटर पर पहुँच जाते हैं। ट्रैफिक था तो स्पीड से नहीं जा पाए थे। अगले 5 मिनट में वो और आगे पहुँच जाते हैं। सपोज करो कि रोड खाली था और 300 मीटर पर पहुँच गए, अगले 5 मिनट में 400 पे पहुँच गए, ट्रैफिक नहीं था। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखना हमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सीधी रेखा समान गति में प्राप्त होती है। हम यहाँ पे टाइम लेंगे मिनट में और हम दूरी लेंगे मीटर में। बच्चों हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं। सॉरी, 5 मिनट का रखते हैं।
25 हमने समान समय अंतराल लिया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 100, 200, 300, 4, ये मीटर में है। हम जब ग्राफ बनाते हैं 5 मिनट में 100 मीटर, अगले 5 मिनट में भी हम 100 पर ही हैं, तो हम 10 पर भी 100 पर ही रहते हैं। अचानक रोड खाली होता है और हम स्पीड से आगे जाते हैं, तो हम 15 में 150 पर पहुंच जाते हैं। और 20 में 300 पर पहुंच जाते हैं। 25 में हम 400 पर हैं। बच्चों, जब हम इन पॉइंट्स में ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, कभी भी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। यानी कि वस्तु जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगी तो उसकी गति असमान गति कहलाएगी और उसका ग्राफ कभी भी सरल रेखा प्राप्त नहीं होगा। एक समान गति के उदाहरण हमने पढ़े थे, जिनमें से एक तो हमने पढ़ लिया था सुइयों की गति। जैसे सेकंड की सुई होती है, वो 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है, तो वो हमेशा 1 मिनट में ही पूरा करेगी। किसी भी अपन कंडीशन में ले जाए, उसको पहाड़ियों पे ले जाए या जंगल में ले जाए, वो 1 मिनट में ही करेगी, इसलिए उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। उसकी मिनट और घंटे की सुई भी एक समान गति करते हैं, क्योंकि अपने एक फिक्स टाइम है पूरा एक चक्कर करने का। उसके बाद में सूर्य और ग्रहों के चारों ओर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी एक समान गति कहलाती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, वो एक चक्र 365 दिन में करती है, तो वो एक चक्र हमेशा 365 दिन में ही करती है। 365.14 होता है, लेकिन बेसिकली 365 ले लेते हैं। तो वो हमेशा इसी ड्यूरेशन में एक चक्कर करती है। जैसे 2022 में भी इसी में किया था, 2023 में भी इसी में किया था, हमेशा एक चक्र 365.14 डेज में करेगी। इसी टाइप से असमान गति के एग्जाम्पल्स तो हम हमारे आसपास भी देखते हैं। जैसे कोई बीजी रोड होता है ना, ट्रैफिक वाला, वहाँ पे कार की गति असमान गति कहलाती है। ऊंचाई से गिरती हुई बॉल, जैसे कोई बॉल ऊंचाई से गिर रही है, तो उसका जो रेशो होता है वो 1:3, उसका जो वेग का रेशो होता है वो 135 होता है। तो जब वो स्टार्टिंग में शुरू करती है तो उसकी डिस्टेंस कम होती है, उसके बाद में उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, उसके बाद में उसकी डिस्टेंस पर सेकंड बहुत बढ़ जाती है, पर सेकंड। इसलिए ऊंचाई से गिरती हुई बॉल असमान गति का एग्जाम्पल है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन हम दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं कि कितना दूरी तय किया, या यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी तक पहुंचने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं। कहीं से भी ए से बी तक पहुंचा जा सकता है। तो ए से बी तक पहुंचने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, और ए से बी तक किस रास्ते की मदद से पहुंचा गया है वो ए से बी तक की दूरी कहलाएगी। जैसे यदि हम पाथ 1 से ट्रेवल करें तो ए से बी तक की दूरी अलग आएगी, पाथ 2 से करें तो अलग आएगी, 3 से करें तो अलग आएगी, और 4 से करें तो अलग आएगी। तो दूरी क्या होती है कि जो हमने लंबाई तय की, टोटल जो दूरी हमने तय की वो दूरी, सॉरी, टोटल जो लंबाई हमने तय की वो दूरी होती है। यदि हम इससे गए तो हमारी लंबाई ज़्यादा होगी और दूरी ज़्यादा होगी, इससे गए तो हमारी कम होगी, इससे गए तो वापस ज़्यादा हो जाएगी। आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप आगरा जा रहे हो कोटा से, आप दिल्ली होके भी जा सकते हो,
आप जोधपुर होके भी जा सकते हो। आप इधर से जाओगे तो हो सकता है आपको कम पड़े और इधर से जाओगे तो ज़्यादा पड़े। तो जब आप आगरा पहुंचोगे और आपसे कोई पूछेगा कि आपने कितनी दूरी तय की, तो आप जिस रास्ते से गए हो आप वो दूरी बताओगे, ना कि शॉर्टेस्ट या जोधपुर होके कितना पड़ रहा था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूरी पर पाथ का इफेक्ट नहीं पड़ता। दूरी पाथ पर रास्ते पर निर्भर नहीं करती, रास्ते पर निर्भर नहीं करती। वैसे यदि हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की दूरी जो शॉर्टेस्ट होती है, इसको विस्थापन कहेंगे। विस्थापन का मान रास्ते पर निर्भर करता है क्योंकि यह न्यूनतम मान होता है। ऐसे बी तक पहुंचने में न्यूनतम दूरी जो हमने तय की, न्यूनतम दूरी जो हम तय कर रहे हैं उसे विस्थापन कहा जाएगा। क्योंकि इसमें न्यूनतम है तो इसमें डायरेक्शन का भी रोल है कि ए से बी तक ही जाना है। दूरी में ऐसा नहीं था, दूरी में हम किसी भी डायरेक्शन से जाए दूरी पे उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन विस्थापन में डायरेक्शन का प्रभाव पड़ रहा है। दूरी में आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप कौन से रास्ते से आए या किधर से आए, आप तो बस ये बताओ कि दूरी कितनी तय की। लेकिन विस्थापन में पूछेंगे कि आप किस डायरेक्शन से आ रहे हो। इस तरीके से निश्चित समय अंतराल में जो पथ की लंबाई होती है जो हमने तय की उसे दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का कोई रोल नहीं होता है, इसे डी से व्यक्त करते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हमने चलना शुरू किया तो भले हम रुक जाएं या हम भागने लग जाएं, हमारी कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। हमने चलना शुरू कर दिया तो हमारी कुछ दूरी होगी, हम वापस आ जाएंगे तब भी हमारी दूरी होगी। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, सदैव धनात्मक होती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का जो हम मात्रक यूज करते हैं वो मीटर होता है, लेकिन दूरी के बड़े मात्रक भी होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है एक प्रकाश वर्ष, हम यूनिट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष। जिससे सबसे बड़ा मात्रक होता है जिससे खगोलीय स्थितियां नापते हैं, सबसे बड़ा मात्रक। इसको नोट कर लेना, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की लंबाई को कहते हैं और यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दूरी होती है वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई इस वजह से कि जो भी हमने दूरी तय की, जो भी हमने लंबाई तय की ए से बी तक पहुंचने में, वही हमारे लिए दूरी होगी जिस रास्ते से हम गए हैं। लेकिन जब विस्थापन की बात आएगी, विस्थापन की बात आएगी तो उसमें बोलेंगे न्यूनतम दूरी। विस्थापन को इस प्रकार भी समझते हैं कि जब हमने चलना शुरू किया उसके बाद में हम कहीं भी घूमें, लेकिन हमारा अगर अंतिम बिंदु ये है तो जो हमने पहले चला उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमने कहाँ से चलना शुरू किया और हम कहाँ पर पहुँचे, उनके बीच की जो दूरी होगी उसे विस्थापन कहा जाएगा। विस्थापन अल्टीमेटली जो अंतिम बिंदु होता है उसमें से जब प्रारंभिक बिंदु को घटा देते हैं तो विस्थापन की वैल्यू आ जाती है। जैसे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के जो मध्य की लंबाई होती है उसे विस्थापन कहा जाता है। यह सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल होता है।
ए से बी तक पहुंचने का एक ही विस्थापन हो सकता है। जैसे बी से ए तक पहुंचे तो इसमें ये डायरेक्शन होगा और इसे डायरेक्शन से शो करना पड़ेगा। जैसे ए से बी तक पहुंचना, ए से बी 10 मीटर पूर्व दिशा में। विस्थापन में हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि हमने किस साइड पे ट्रेवल किया, ऊपर से नीचे की ओर ट्रेवल किया या पश्चिम से पूर्व की ओर ट्रेवल किया। इसलिए विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन को भी एस से डिनोट करते हैं, कभी कभी दूरी को भी एस से कर लेते हैं, और विस्थापन को भी एस से करते हैं। विस्थापन को एक्स से भी कर लेते हैं। और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। आइए इसको समझते हैं कि जैसे हम ग्राफ खींचते हैं, जैसे हमारा घर ओरिजिन पे है 0,0 पे। हमने घर से अपने दोस्त के घर पे 10 मीटर का ट्रेवल किया, ठीक है। फिर घर पे से किसी का कॉल आया कि बेटा सब्जी मंडी भी जाना है। तो हम उनसे बोला कि बेटा जाओ सब्जी लेके आओ, धनिया ले आना। तो धनिया लेने हम यहाँ पे गए सब्जी मंडी, और यहाँ से दूरी है 5 मीटर। किलोमीटर ले लेते हैं तो मीटर कम हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। जब हम सब्जी मंडी में हैं, तब यदि हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी दूरी क्या थी, बताओ दूरी क्या हुई, तो हम दूरी क्या बताएंगे। पहले तो हम 10 किलोमीटर गए थे दोस्त के घर पे, फिर दोस्त के घर से वापस आए कॉल आने के बाद, उसके बाद हम सब्जी मंडी पहुंच गए। तो हमारी दूरी कितनी होगी उस टाइम पे, 25 किलोमीटर। लेकिन अपन से पूछे कि आपका विस्थापन क्या है, तो विस्थापन में आप दोस्त के घर गए थे या कहाँ गए थे उससे मतलब नहीं है। आपने शुरू कहाँ से किया, 0 से, क्योंकि 0 पे आपका घर है, और आप कहाँ पे पहुँचे, 5 किलोमीटर पे। आपका फाइनल पॉइंट सब्जी मंडी है 5 किलोमीटर, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 किलोमीटर। जिस भी दिशा में सब्जी मंडी, जैसे हमने यहाँ पे तो -x लिया है, तो हम 5 बोलेंगे, पूरा आंसर 5 किलोमीटर -x दिशा में। तो बच्चों यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि पहले चलना इधर शुरू किया था x डायरेक्शन में, लेकिन वो वापस ओरिजिन को पार करते हुए उससे भी आगे निकल गया -x डायरेक्शन में। तो उसकी टोटल जो डायरेक्शन होगी वो माइनस में होगी। इस प्रकार समझ सकते हैं कि विस्थापन का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सपोज करो कि ये सब्जी मंडी नहीं जाता और ये घर पे ही रहता, जैसे ये घर दोस्त के घर पे गया, यहाँ से वापस कॉल आया और घर पे पहुँच गया, तब इससे पूछते हैं कि दूरी क्या हुई, तो दूरी तो वापस 20 हो जाएगी, क्योंकि इसने ट्रेवल किया है पहले यहाँ घर दोस्त के घर, वापस अपने घर। लेकिन इसका विस्थापन क्या होगा बच्चों, इसका विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि जहां से शुरू किया था वापस वहीं पे पहुंच गया। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। बच्चों इसको हटा देते हैं थोड़ा। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, और नोट ये है कि यदि विस्थापन का मान 0 हो तो आवश्यक नहीं कि दूरी का मान भी 0 हो, परंतु दूरी का मान 0 होने पर विस्थापन का मान हमेशा 0 होगा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हम गोल सर्किल पर गति कर रहे हैं, हमने एक राउंड पूरा किया, ठीक है। हमने यहाँ से चलना शुरू किया और हम यहाँ पर पहुँच गए। तो जब हमसे पूछेंगे कि दूरी क्या हुई, तो हम कहेंगे कि दूरी होगी 2πr, जो भी सर्किल का त्रिज्या होगी वो लिख देंगे और बोल देंगे कि हमने 2πr दूरी कवर कर ली। लेकिन जब हमसे पूछेंगे कि आपका विस्थापन क्या है, तो उनसे क्या कहेंगे, 0 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया और हम वापस यहीं पहुँच गए। जहाँ से शुरू किया वापस वहीं पहुँच जाए तो हमारा विस्थापन 0 होगा। तो ये बात तो सही है कि विस्थापन का मान 0 हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि दूरी का मान भी 0 हो।
यहाँ पे दूरी का मान 2 पाई आर है लेकिन विस्थापन का मान 0 है। परंतु दूरी का मान 0 होने पर विस्थापन का मान हमेशा 0 होगा। जैसे कोई पॉइंट ए से हम चलना शुरू ही नहीं करें तो हमारी दूरी 0 होगी, और हमने चलना शुरू नहीं किया, हमने चलना ही शुरू नहीं किया तो विस्थापन तो ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि हमारा पहला और अंतिम पॉइंट वही है, ए पॉइंट थी। इसलिए दूरी का मान 0 होने पर विस्थापन हमेशा 0 होगा। इसी प्रकार से ये संबंध है, दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दूरी टोटल लेंथ होती है और विस्थापन शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। दूरी इसलिए बड़ी होती है कि दूरी ट्रेवल की गई कुल दूरी होती है ना, कुल लंबाई होती है, और विस्थापन न्यूनतम लंबाई होता है। लेकिन ये कब बराबर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं तो हमारी दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ मोशन कर रहे हैं, इसके लिए दूरी भी बराबर ही होगी और विस्थापन भी बराबर ही होगा। तो जब हम सरल रेखा में गति करते हैं तो हमारे लिए दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके लिए पूर्ण चक्र और आधे चक्र के लिए हमें विस्थापन का मान ज्ञात करना है। पहले पूर्ण चक्र के लिए निकालते हैं। इसकी त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। बच्चों अगर आपने क्लास सही से पढ़ी है ना तो ये आधा तो आप कर चुके हो। तो ऐसे है कि जैसे पूर्ण चक्र के लिए हम जानते हैं कि हमने जहां से चलना शुरू किया, यदि हम वापस वहीं पहुंच गए, हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बराबर है, एक ही है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है तो हमारा विस्थापन तो 0 हो ही जाएगा। विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 हो गया और दूरी का मान परिधि के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने दूरी कितनी तय की? परिधि के बराबर। चक्र किया ना बार बार, इस पे चक्र किया तो इसका मान होता है परिधि के बराबर, तो 2 पाई आर है। या तो आंसर 20 पाई होगा, ऑप्शन में 20 पाई नहीं हो तो हम पाई की वैल्यू लिख देंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इसका आंसर हो जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमने विस्थापन के लिए मतलब एक पूर्ण चक्र के लिए विस्थापन निकाल लिया और दूरी निकाल ली। इसके बाद हम आधे चक्र के लिए निकालते हैं। आधे चक्र का मतलब है हमने यहाँ से चलना शुरू किया, हमारा इनिशियल पॉइंट है प्रारंभिक बिंदु, और हमने यहाँ पे चलना बंद किया, ये हमारा अंतिम बिंदु है। इसके लिए दूरी कितनी होगी बताओ? दूरी कितनी होगी? टोटल तो थी 2 पाई आर। टोटल हमने कितनी ट्रेवल की थी? 2 पाई आर। ये चक्र आधा है तो आधे का भाग दे लेंगे, यानी कि आधा कर देंगे, तो इसकी दूरी हो जाएगी पाई आर। पाई की वैल्यू हमें पता है। ये भी आंसर हो सकता है अगर ऑप्शंस में हो तो वैल्यू लिख देंगे। त्रिज्या हमें दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.4 cm। इसी प्रकार से हम विस्थापन की बात करेंगे।
विस्थापन का मान क्या होगा कि हमने यहाँ से यहाँ तक चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इसकी डिस्टेंस होगी, एक बार तो त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या पे चलते हुए हम 10 सेंटीमीटर अंदर आ गए और केंद्र पर पहुँच गए। उसके बाद में एक बार और हम केंद्र से फाइनल पॉइंट पर पहुँचे, तो हम त्रिज्या पर 2 बार चले, यानी कि 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने पूर्ण और आधे चक्र के लिए दूरी और विस्थापन ज्ञात करना सीख लिया। बच्चों इसके बाद आती है चाल। हमने अब तक विराम अवस्था, गतिशील अवस्था, दूरी, विस्थापन, इसमें समान और असमान गति भी पड़ी थी, समान एंड असमान गति। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चाल, वेग और त्वरण। बच्चों चाल क्या होती है? हम नॉर्मली बात करते हैं ना कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, चाल को अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं। जैसे हम घर से कहीं भी जाते हैं तो बात करते हैं ना कि हम इस स्पीड पे चल रहे हैं, या जैसे हम कभी ऑटो पे बैठते हैं तो ऑटो में हम देखते हैं ना कि ये ऑटो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। हम बाइक पे भी देखते हैं कि बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो चाल क्या होती है? चाल होती है कि हमने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की। चाल होती है कि हमने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, यही चाल है। हम गाड़ी पे भी देखते हैं कि जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका मतलब है कि ये गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल जाएगी। यदि इसी स्पीड से चली, कम ज़्यादा नहीं की, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल जाएगी, उसी को चाल कहते हैं। तो चाल की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। कि वो एकांक मतलब एक, जैसे घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे में बात करते हैं तो कितने किलोमीटर 1 घंटे में, तो उसकी चाल हो जाएगी। चाल का फॉर्मूला इस प्रकार है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय। तो इसे वस्तु, चाल को इस प्रकार v से भी लिख देते हैं, क्योंकि v से वेग को लिखते हैं, लेकिन चाल और वेग बराबर ही होते हैं, इसलिए v से चाल को भी लिख देते हैं। वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की टोटल और कितना समय लगा उसे करने में, उसी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, तो उनका मल्टीप्लाई भी अदिश राशि होगा। और चाल को s से लिखते हैं और v से भी लिख देते हैं। इसी प्रकार चाल का जो मात्रक होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड होगा। उसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो मीटर प्रति सेकंड होता है। हम मात्रक को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम SI मात्रक, MK, CGS सारा कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद में न्यूमेरिकल आता है। तात्क्षणिक चाल, चाल के प्रकार पढ़ लेते हैं पहले, तात्क्षणिक चाल और औसत चाल। बच्चों हम जब देखते हैं ना अपनी ओडोमीटर में, जो स्पीडोमीटर होता है ना हमारी गाड़ी में लगा होता है, उसमें हम जो चाल देखते हैं वो तात्क्षणिक चाल होती है, उस सेकंड की चाल होती है जब हमने देखा, वो उस सेकंड की चाल होती है जब हमने स्पीडोमीटर को देखा, उसे तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। यानी कि तात्क्षणिक चाल उस चाल को बोलेंगे जिस क्षण
जिस क्षण हम उस चाल को नोटिस कर रहे हैं वो तात्क्षणिक चाल। किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण विशेष पर चाल को तात्क्षणिक चाल कहेंगे। इसका होगा डी, क्या लिखे उसको डी भी लिख देते हैं, या हम चेंज करके एस लिख देंगे। सपोज करो कि डिस्टेंस को हम डी से लिख रहे हैं, इसकी चाल हो जाएगी तात्क्षणिक चाल। इसको प्रॉपर्ली तो ऐसे लिखते हैं कि लिमिट टी टेंड्स टू 0 डी बाई डी टी बराबर एस तात्क्षणिक। हमें इस टाइप से लिखना होता है, लेकिन हमारे ये फॉर्मूला काम का नहीं है, क्योंकि हम औसत चाल हमारे सिलेबस में है और हम औसत चाल को भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्ली लिखते ऐसे हैं, ये किसी क्षण विशेष पर है, जैसे टी की वैल्यू बहुत कम होती है तो हम डिस्टेंस को जब बहुत कम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे उस सेकेंड की चाल आ जाती है। इसको इरेज कर देते हैं। बड़ा औसत चाल इस प्रकार से होती है कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल हो जाएगी, ऐसे लिख रहे हैं हम, या इसको वी से भी लिख सकते हैं, वी एवरेज। औसत चाल इस प्रकार से हो जाएगी, जैसे हमने टोटल दूरी की d1 प्लस d2 प्लस d3 और हमने समय लिया t1 प्लस t2 प्लस t3। इस प्रकार से ये औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका अल्टीमेटली मीनिंग ये होता है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ये उसकी कुल दूरी है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जैसे डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और खोल के भी लिख सकते हैं। वस्तु द्वारा, तो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और यात्रा में लगा कुल समय। आइए इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल ये है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में करता है। तो हमें निकालना है औसत चाल। बच्चों औसत चाल क्या पढ़ाया था? टोटल दूरी, टोटल समय, ये क्या होता है? औसत चाल। ठीक है, हम निकालेंगे औसत चाल। इसका ये सीन है कि इसने 10 किलोमीटर कितनी देर में चले? 2 घंटे में। ठीक है, इसने चले 12 किलोमीटर, वो कितनी देर में? 3 घंटे में। इसने चले 15 किलोमीटर 5 घंटे में। बच्चों ये तो हो गया टाइम, और ये होगी दूरी। किलोमीटर में दूरी होती है और घंटे में टाइम होता है। तो इसने कुल दूरी कितनी तय की? इसकी कुल दूरी तो हो जाएगी 10 प्लस 12 प्लस 15। तो इसकी कुल दूरी हो जाएगी 37 किलोमीटर। और इसका कुल समय कितना हो जाएगा? इसका कुल समय हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। हाँ बच्चों, यहाँ पे औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल (37/10) कुल दूरी बटा कुल समय। 37/10 इज इक्वल टू 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा।
कि 1 किलोमीटर में इतना चल रहा है, 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन में दिख जाएगा, टिक कर देना। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इन्होंने ऐसे कराया कि कुल दूरी होगी 37, यात्रा में कुछ समय लग गया 10 आवर्स। इन्होंने फॉर्मूला भी लिखा है पहले, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, यात्रा में लगा कुल समय। औसत चाल 37/10, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों इसके बाद एक और न्यूमेरिकल आ गया, इसको सोल्व करते हैं। इसमें ऐसा है कि कोई दिल्ली में है, वो पहुंच रहा है आगरा, ठीक है। दिल्ली में बैठा है कोई, उसे आगरा पहुंचना है। तो एक कार में जा रहा है, वो कार से दिल्ली से आगरा पहुंचने में 4 घंटे लग गए उसको, जाने में तो लगे 4 घंटे, ठीक है। दिल्ली से आगरा पहुंच रहे हैं, 4 घंटे में पहुंच गए, और आगरा से दिल्ली 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। वापस भी जाना है उसको, और वो वापस 3 घंटे में जा रहा है। और हमें दिल्ली से आगरा तक जाने की दूरी दे रखी है 245 किलोमीटर। बच्चा कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी 245, पक्का 245 ही होगी। बच्चों ध्यान से पढ़ो कि 4 घंटे 245 किलोमीटर चल के दिल्ली से आगरा पहुंच रहा है, और वापस पहुंच रहा है दिल्ली आगरा से, तो 245 फिर चल रहा है ना। तो टोटल डिस्टेंस 245 प्लस 245, क्योंकि एक बार तो जा रहा है उसी रूट से, एक बार वापस भी आ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा? 490। और जाने में कितना टाइम लगा था? 3 घंटे। आने में, जाने में 4 लगे थे, आने में 3 लगे थे। टोटल समय कितना हो जाएगा? टोटल समय हो जाएगा इसका 7 घंटे। तो जब हम बात करेंगे औसत चाल की, तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल दूरी बटा टोटल समय, यानी कि उसकी स्पीड होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इस प्रकार हमने इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हमने किया तो सही है ना, 245 प्लस 245 490, 7 घंटे में उसने 490 किलोमीटर तय किया, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों आज हमने समान गति, दूरी, विस्थापन, चाल, आज हमने चारों चीज़ें पढ़ी और इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी किए। बच्चों न्यूमेरिकल्स हमारी क्लास, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में हम पूरा MCQ का बैच ही लाएंगे, जिसमें हम एटलीस्ट 50-60 न्यूमेरिकल पर यूनिट करवाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो जाए। तो आज हमने ये सब पढ़ा, और इसके आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप जो पढ़ा है उसे पढ़ते रहिए और लर्न करते रहिए। जय हिंद।